अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मोर कैरियर्स इन बायोलॉजी एंड साइंस एज ए कोलैबोरेटिव फील्ड। तो नेक्स्ट आपका लेक्चर है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या है, पहले इसकी सिंपल डेफिनेशन है। मेथड यूज टू सॉल्व साइंटिफिक प्रॉब्लम इज नोन एज साइंटिफिक मेथड। मतलब कोई भी मेथड जो किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ हो रहा है उसको हमने नाम दिया साइंटिफिक मेथड। अच्छा, बुक में क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक स्टेप्स टू सॉल्व द साइंटिफिक प्रॉब्लम इज नोन एज साइंटिफिक मेथड। स्पेसिफिक स्टेप्स मतलब स्पेसिफिक कुछ स्टेप्स हैं जो हम लेंगे साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम कह रहे हैं साइंटिफिक मेथड। अच्छा, ये साइंटिफिक प्रॉब्लम क्या होती है? ये जो साइंटिफिक प्रॉब्लम है वो असल में है कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब बायो से रिलेटेड सब्जेक्ट है तो प्रॉब्लम भी बायोलॉजिकल होगी। अच्छा, ये प्रॉब्लम होती क्या है? ये प्रॉब्लम वो होती है जो कोई क्वेश्चन होता है, कोई बंदा पूछता है साइंटिस्ट से, भाई ये इस तरह से साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है, उसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का नाम दे देंगे। या जो है साइंटिस्ट के खुद के माइंड में आएगा, लाइक न्यूटन जो है दरख्त के नीचे बैठा है, वहाँ से एप्पल गिरा, वो सोच रहा है कि भाई अब एप्पल ज़मीन पर क्यों गिरा है। ये जो क्यों उसके दिमाग में खुलबला है ना, या आया है, उसको हमने नाम दे दिया बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का। और उसने बैठ के उस पर जो है ना पूरे न्यूटन के लॉज लिख दिए फिजिक्स के। ये आप पढ़ेंगे आगे चल के। स्टेप्स क्या है इसके? अच्छा, स्टेप्स जो है हमारे पास, सबसे पहला स्टेप है वो है रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। मतलब कि प्रॉब्लम को आपने सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है, पहला स्टेप है ये। क्या है प्रॉब्लम? क्या होती है वही जो मैंने आपको बताया था। प्रॉब्लम कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड, या तो कोई क्वेश्चन पूछता है या फिर खुद ब खुद बायोलॉजिस्ट के माइंड में आती है कि भाई ये क्या, मतलब कि इसकी मिसाल दी हुई है, प्लांट्स इन एन एरिया आर ग्रोइंग टालर देन यूजुअल। मतलब एक इलाका है कोई भी, मतलब ये एक आपको प्रॉब्लम की एक नोयत बताइए कि कोई इलाका हो, साइंटिस्ट कोई वहाँ बायोलॉजिस्ट रहता है, उसने देखा कि भाई सारे इलाके में जो प्लांट्स हैं वो एक ही साइज़ के हैं, लेकिन उसमें कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो बहुत टालर ग्रो कर रहे हैं। तो वो फिर उसके माइंड में आ गया कि भाई ये क्यों टालर ग्रो कर रहे हैं, या क्या रीज़न है ये। फिर उसको वो पूरी जांच पड़ताल करेगा। आगे मैं आपको वो स्टेप्स बताती हूँ वो क्या करेगा फिर फर्दर। ये अब प्रॉब्लम उसके माइंड में आ गई, मतलब उसने रिकॉग्नाइज कर ली एक प्रॉब्लम, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा आपका स्टेप है सेकंड, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है बेटा ये इंफॉर्मेशन होती है। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ये कोई इंफॉर्मेशन होती है जो यूज़ होती है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अच्छा, ऑब्जर्वेशन क्या होगी? हमारे पास थोड़ा बहुत मतलब उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो चीज़ें हम ऑब्जर्व करेंगे, लाइक अब हम उस जगह पे गया है वो साइंटिस्ट, उसने देखा है वहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो है ना ट्री स्टालर है, तो वहाँ वो फ़ौरन से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर देगा। ऑब्जर्वेशन कैसे स्टार्ट करेगा? यूज़ 5 सेंसेस। वो आइज़ के साथ देख रहा है उस जगह को, अच्छा भाई इस इलाके में है, अच्छा यहाँ की मिट्टी कैसी है, मतलब ये इस जगह की स्पेसिफिक जगह की मिट्टी मतलब कैसी है। ये मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ सिर्फ कि वो वहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्व कर सकता है। वो वहाँ की मिट्टी देख रहा है, वेदर देख रहा है, अच्छा यहाँ पे ये न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, अच्छा वो जो दूसरी तरफ जो लैंड पड़ी है उसमें ये अवेलेबल है, वो सारी ये चीज़ें कलेक्ट कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। इन्फॉर्मेशन है, मतलब उसके पास जितनी भी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ना, उसको उसने ऑब्जर्वेशन का नाम दिया। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? 5 सेंसेस, टच, टेस्ट, विजन, मतलब देखते हैं, सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, टच करते हैं, ये सारी जो है वो सेंसेस यूज़ करता है। रीड एंड स्टडी प्रीवियस डाटा। अच्छा, ये कुछ प्रीवियस डाटा मतलब कि उससे रिलेटेड, प्रॉब्लम से रिलेटेड पीछे कोई डाटा अगर मौजूद है या किसी ने उस पर पहले काम किया है तो वो इस चीज़ को भी अपने माइंड में ले आता है और उसको भी स्टडी करता है। इसकी फर्दर 2 टाइप है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हो सकती है, क्वांटिटेटिव हो सकती है। क्वालिटेटिव नाम से जाहिर है क्वालिटी होगी सिर्फ, इसमें कांट मैयर्ड, हम इसको मैयर नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव मैयर्ड, मतलब उसको हम पैमाइश कर सकते हैं। जो क्वालिटेटिव है जिसको हम मैयर नहीं कर सकते, पैमाइश नहीं कर सकते जिस चीज़ को, इट मीन्स दिस इज़ लेस एक्यूरेट, मतलब इस पर हम इतना ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन जो क्वांटिटेटिव है मोर एक्यूरेट, क्योंकि वो मैयर्डेबल है तो वो एक्यूरेट भी मोर है। अच्छा, क्वालिटेटिव में क्या आएगी? ये होगी वेरिएबल। ये चीज़ मैं लिखना भूल गई यहाँ पे, जो क्वालिटेटिव है ये वेरिएबल होगी, मतलब वेरी करेगी। लाइक कलर, अब कलर में आपके पास ब्लैक कलर है, मतलब कि इंसानों की स्किन के कलर की बात कर रही हूँ, वाइट है, ठीक है। ये असल में ये हमारे पास एक लाइन है, इन बिटवीन बीच में बहुत कलर है, लाइक गंदमी कलर है हमारे पास। अच्छा, हमारे जो पाकिस्तानी पीपल हैं या इंडिया के हैं, इनमें मोस्टली जो है गंदमी कलर कॉमन है। तो क्या आप बेटा किसी का कलर मैयर कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं किसी बंदे का फलां बंदा जो है इतने दर्जा गंदमी है, फलां बंदा जो है इतना गोरा है, या फलां जो है इतना थोड़ा सा काला है, एक थोड़ा ज़्यादा काला है? नो, वी कांट मैयर।
जिस चीज़ को हम मैयर ही नहीं कर पा रहे, सिर्फ हम वेरी कर रहे हैं, मतलब उसका हम कोई ग्राफ बना सकते हैं कि हाँ भाई इतने पीपल जो हैं, इतने % लोगों का गंदमी कलर है, इनका वाइट है, इनका ब्लैक है, वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है, वी कांट मैयर। टेक्सचर, किसी चीज़ की मतलब टेक्सचर, कोई जगह है भाई हमवार है, पथरीली है, इस चीज़ को भी हम मैयर नहीं कर सकते। ऑन द अदर साइड किसी चीज़ का मैस है, अच्छा भाई ये चीज़ है, ये चेयर है, एक चेयर है, एक सोफ़ा है, चेयर का मैस इतना है, सोफ़े का इतना है, बेड का इतना है, इस चीज़ को हम मैयर कर रहे हैं। वॉल्यूम है भाई, अच्छा 1 लीटर दूध है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, 4 लीटर है, मैयर कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि क्या फ़र्क है क्वांटिटी में और क्वालिटी में, दोनों की अपनी अपनी अहमियत है और ऑब्जर्वेशन में ये दोनों चीज़ें ही यूज़ हो रही हैं। थर्ड स्टेप है हमारे पास हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है बेटा? स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जो प्रॉब्लम थी, पहले प्रॉब्लम आई हमारे पास, प्रॉब्लम को हमने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइज के बाद हमने उसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व के बाद क्या हुआ, एक स्टेटमेंट बन गई हमारे पास कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो आगे जो है आप ये पूरा साइंटिफिक मेथड पढ़ लें, उसके बाद मिसाल भी है इसकी, एग्जाम्पल भी है मलेरिया की, वो पूरा आपको फिर बताएंगे हर चीज़। अभी आप समझें हाइपोथेसिस क्या है, स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो भी आपने ऑब्जर्वेशन निकाली, आपने प्रीवियस डाटा पढ़ा, आप एक प्रॉपर छोटी सी स्टेटमेंट दे देते हैं। लाइक वो आपने टालर ट्रीज़ वाली देखी ना कि वो ट्री टालर क्यों थे, तो उससे रिलेटेड कोई एक छोटी स्टेटमेंट आ जाएगी, हाँ भाई ये एरिया में जो है कोई इस तरह का नाइट्रेट ज़्यादा था या कुछ इस तरह का ज़्यादा था, कोई ऐसा एलिमेंट था जो इनको बहुत ज़्यादा ग्रो करवा रहा था, वो इस तरह की एक जो स्टेटमेंट होगी उसको हमने नाम दे दिया हाइपोथेसिस का। अच्छा, बुक की जो इसमें डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है, टेंटेटिव ऑन आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ये आपके बुक की स्टेटमेंट है। टेंटेटिव मतलब यही कहते हैं कि जो कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम का कोई आंसर दिया है हमने तफसील से, या उस पर बात की है, बहस की है, तो उसके बाद जो स्टेटमेंट निकली है उसको हमने हाइपोथेसिस का नाम दे दिया। अच्छा, इस हाइपोथेसिस के कैरेक्टर्स क्या हैं? इट इज़ ए स्टेटमेंट टू आंसर अ प्रॉब्लम। ये ऐसी स्टेटमेंट है जो प्रॉब्लम का आंसर दे रही है। ऑलवेज मैचेस विद ऑब्जर्वेशन। अच्छा, जो हमने ऑब्जर्वेशन किया ना ये उसके साथ भी मैच करती है। इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट। जाहिर बात है, अब हमने एक बात कर दी कि ये चीज़ ऐसी है तो साइंटिस्ट आराम से तो नहीं बैठते, आपको पता है। अब उन्होंने कहा हमने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो ये क्या करती है, इस पर एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते हैं। ये सारे इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, 4th नंबर पे आपके पास आ रही है डिडक्शन। लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस इज डिडक्शन। मतलब कि अब जो हाइपोथेसिस थी उसके हमने एक्सपेरिमेंट किए, उसके रिजल्ट्स आए, वो जो रिजल्ट्स थे हमने उनको नाम दिया डिडक्शन का। और इसमें हम क्या करते हैं, इफ़ एंड देन का पैटर्न यूज़ करते हैं, ये इसकी खासियत है। मिसाल मैं आपको देती हूँ भाई कैसे। एक है आपके पास हाइपोथेसिस, लीफ डिस्कलरेशन एंड स्टंट ग्रोथ इन प्लांट्स काज बैड एफिशिएंसी ऑफ आयरन। मतलब कि आयरन लीफ के अंदर जो डिस्कलरेशन, मतलब उनका ग्रीन कलर है, उनका कलर जो है अब ग्रीन से डिस्कलर, मतलब ग्रीन कलर उनका लाइट होना शुरू हो गया है, येलोइश फॉर्म में आना शुरू हो गए हैं, और उनकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है प्लांट्स में। तो एक हाइपोथेसिस दी है बंदे ने ऑब्जर्वेशन के बाद कि ये हो रहा है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की वजह से। ये भी स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट दी है साइंटिस्ट ने, अपने साइंटिफिक प्रॉब्लम आया होगा, किसी एरिया में जो है दरख्त होंगे, उनके जो लीव्स है उनके कलर जो है ख़राब हो रहा होगा और उनकी ग्रोथ रुक गई होगी। साइंटिस्ट वहाँ गए हैं, उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट पास की कि भाई इस ज़मीन के अंदर जो है आयरन की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से जो है ना डिस्कलरेशन भी हो रही है और ग्रोथ भी रुक रही है। अब मैं आपको बताऊँ डिडक्शन क्या है। डिडक्शन हमने पढ़ा लॉजिकल रिजल्ट ऑफ हाइपोथेसिस। अच्छा, इसी चीज़ पर डिडक्शन उन्होंने क्या दी है, ये जो स्टेटमेंट है। अच्छा, इफ़ और देन भी यूज़ हो रहा है, मैंने आपको पीछे बताया इफ़ और देन कैसे यूज़ हो रहा है। वो कहते हैं इफ़ iron deficiency is causing the symptom, then adding iron to soil will improve color of leaves and promote plant growth। पहली बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा, बिल्कुल भी कोई मैसी नहीं है। वो पहले ऊपर कह रहे हैं कि दरख्तों का जो कलर है पत्तों का वो ख़राब हो गया और उनकी ग्रोथ रुक गई है, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी है। डिडक्शन क्या है, डिडक्शन जो है हमारे पास लॉजिकल रिजल्ट है, तो उसमें इफ़ और देन भी यूज़ हो रहे हैं। अब इफ़, अब आपके माइंड में भी आएगा कि मतलब अगर जो है डिकलरेशन आयरन की वजह से हो रही है, इट मीन्स अगर हम ज़मीन में आयरन डालें तो डिकलरेशन को ख़त्म हो जाना चाहिए। ये बात आपका माइंड भी एक्सेप्ट करता है। ये उन्होंने डिडक्शन दे दिया कि अगर आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है ये सब, देन वो कहते हैं अगर हम आयरन को ऐड करें सॉइल के अंदर तो कलर भी इम्प्रूव हो जाना चाहिए और ग्रोथ को भी प्रमोट होना चाहिए। ये अब उन्होंने एक डिडक्शन दे दिया। अब होंगे इस पर एक्सपेरिमेंट्स।
एक्सपेरिमेंट करेंगे साइंटिस्ट, उसके बाद पता चलेगा कि फर्दर क्या होना है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, सम हाइपोथेसिस अप्रूव्ड, सम रिजेक्टेड, साइंटिस्ट मेक न्यू डिडक्शन फ्रॉम एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। अच्छा, इसको मैं आपको उर्दू में बताती हूँ कि एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। जो भी हाइपोथेसिस आपको दी गई है उसके ऊपर क्या हो रहे हैं, अब एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है तो कोई जो हाइपोथेसिस है स्टे कर जाती है, मतलब कि जैसा कि हाइपोथेसिस में कहा जाता है वही बात सच निकलती है। इट मीन्स दैट हाइपोथेसिस बिकम्स डिडक्शन, यानी वो सही साबित हो गई है हाइपोथेसिस, उससे हम मज़ीद हाइपोथेसिस, नई हाइपोथेसिस निकाल सकते हैं। कुछ ऐसी होती हैं, लाइक अब हमने ये जो आयरन डेफिशिएंसी के ऊपर बात की है, हो सकता है कि साइंटिस्ट जो है आयरन डालते उस ज़मीन के अंदर और वो जो स्पेसिफिक पौधा था उसके जो कलर है प्लांट्स का वो वैसे ही ख़राब रहा और उसकी ग्रोथ भी नहीं बढ़ी। इट मीन्स कि वो हो गई ना गलत साबित। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने वो आयरन डाला और उसके बाद जो है कलर भी ठीक हो गया दरख्तों के पत्तों का और उसकी ग्रोथ भी बढ़ गई। इट मीन्स कि उनकी हाइपोथेसिस राइट निकली। हाइपोथेसिस जब राइट होगी इट मीन्स डिडक्शन सही निकली और उस हाइपोथेसिस से हम मज़ीद हाइपोथेसिस निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा बेटा, ये आपकी बुक में एक छोटा सा जो है येलो बॉक्स दिया हुआ है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये दो ग्रुप्स होते हैं अरेंज्ड बाय द साइंटिस्ट टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए दो तरह के ग्रुप बनाते हैं। एक का नाम दिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरे को नाम दिया कंट्रोल ग्रुप। जाहिर बात है जब एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है तो उसके लिए ग्रुप्स ही बनाने पड़ते हैं ना। अच्छा, मिसाल देती हूँ मैं आपको। टू चेक कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, साइंटिस्ट अब चेक करना चाह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है या नहीं। तो आपके माइंड में क्या आता है? मेरे माइंड में तो ये आता है कि भाई वो दो पौधे लेंगे, एक पौधे को वो कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे और दूसरे को नहीं देंगे, जिसको उसके बाद जो अगर कार्बन डाइऑक्साइड जिसको दी है वो फोटोसिंथेसिस करने लग गया, इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी। समझे? दोबारा रिपीट करूँगी अपनी बात को कि टू चेक कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। साइंटिस्ट ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइडेड टू कंट्रोल ग्रुप, मतलब जो कंट्रोल ग्रुप वो है जिसको उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड दी है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो है पौधा, ये एक पौधा है, मेरी ड्राइंग पे हंसिएगा मत, अभी जो है इसी तरह बना सकती हूँ मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है हाथ से तो मेरी ऐसी ही आ रही है, वैसे इतनी बुरी ड्राइंग नहीं है मेरी। अच्छा, ये है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और ये है कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसको नहीं दी, कंट्रोल ग्रुप जो था इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। हुआ क्या कि कुछ दिन बाद उन्होंने नोट किया कि इसमें जो है फोटोसिंथेसिस हो रही है, जो ये ग्रुप था फोटोसिंथेसिस इसमें नहीं हो रही। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी, फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। कार्बन डाइऑक्साइड दी, फोटोसिंथेसिस हुई। व्हाट इज द मीनिंग? रिजल्ट क्या आया हमारे पास? रिजल्ट बेटा ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब दे रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, नहीं दे रहे तो नहीं हो रही। ये छोटा सा बॉक्स आपका येलो बॉक्स दिया हुआ था, ये मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट अपने उन्हीं स्टेप्स की तरफ वापस आते हैं। ये वही रिजल्ट हैं जो मैंने बताए हैं। पीछे हमने सबसे पहला स्टेप पढ़ा, रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया। सेकंड, ऑब्जर्व किया। थर्ड, हाइपोथेसिस दी। फोर्थ, डिडक्शन की। 5, एक्सपेरिमेंट्स किए। 6, रिजल्ट्स। व्हाट इज द रिजल्ट्स? गैदर डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, सारी बातें एक्सपेरिमेंट की है हमने, उससे हमने डाटा कलेक्ट किया। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्लस ग्राफ्स, आपको मैं पहले ही पीछे पढ़ा चुकी हूँ कि जो बायोलॉजी की ब्रांचेज हैं उसके अंदर जो है स्टैटिक्स का कितना रोल है। स्टैटिक्स जो है बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह की होती है लेकिन थोड़ी डिफरेंट होती है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट डाटा को हम एनालाइज करते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं। तो हम रिजल्ट्स में क्या करेंगे, डाटा इकट्ठा करेंगे एक्सपेरिमेंट से। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा, उसके ग्राफ बनेंगे। रेफरेंस फॉर एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट पे तो ये होता है कि जहाँ से हमने उस डाटे को कलेक्ट किया है ना, हमें उस चीज़ का रेफरेंस देना पड़ता है। लाइक हमने किसी बुक से एक स्टेटमेंट ली है, मैंने जो है अपना कोई पेपर लिखा है या मैंने इस तरह से कोई तजर्बा किया और उसके लिए मैंने जो है प्रीवियस कोई नॉलेज यूज़ किया है, कोई किसी राइटर की, किसी ऑथर की किताब यूज़ की है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि वो लाइन मैंने उस ऑथर की किताब से ले लिया और मैं उठा के उसको अपने एक्सपेरिमेंट में लिख दूँ। नो, इट्स अ कॉपी पेस्ट वर्क।
मैंने जिस राइटर की जो है लाइन ली है मुझे साथ में उसका रेफरेंस देना है। भाई मैंने ये फ़लाँ बुक से फ़लाँ राइटर की फ़लाँ किताब के फ़लाँ चैप्टर से फ़लाँ लाइन उठाई है और ये उसका रेफरेंस है, ठीक है। कॉपी पेस्ट वर्क से बचने के लिए ये काम करते हैं हम। उसके बाद क्या होता है, क्रिएट अ साइंटिफिक रिपोर्ट। जब ये सारा काम हो जाता है तो एक साइंटिफिक रिपोर्ट बनाते हैं। प्रेजेंटेशन इन नेशनल एंड इंटरनेशनल सेमिनार। प्रेजेंटेशन आप जो है जब आगे जाएंगे बीएस वगैरह में तो आपको पता चल जाएगा प्रेजेंटेशन क्या होती है। प्रेजेंटेशन सिंपल ये है कि आपका टीचर आपको आ रहा है, बोर्ड पे पढ़ा रहा है, आप मज़े से बैठ के पीछे हंस भी लेते हैं, कोई बात सुन ली कोई नहीं सुन ली। प्रेजेंटेशन में ये है कि आप लोग जाते हैं बोर्ड पे और जाके जो है अपने टीचर की मौजूदगी में क्लास को पढ़ाते हैं। देन पता चलता है भाई कौन किस पानी में है। तो इसी तरह जब वो एक पूरी रिपोर्ट जो है बना लेते हैं, उस पूरी रिपोर्ट को वो नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार होता है। सेमिनार बेटा ये स्टडी से रिलेटेड होता है। कोई अपना पेपर पब्लिश करता है तो वहाँ पे सारे जो है पढ़े लिखे लोग आते हैं, पीएचडी, कोई मास्टर्स है, कोई किसी ने कोई डिग्री ली हुई है, वो बैठते हैं वहाँ पे और वहाँ बंदा जो है प्रेजेंट करता है। इसी तरह जब कोई भी साइंटिस्ट अपनी कोई भी बात साबित कर लेता है या कोई हाइपोथेसिस उसने दी, वो हाइपोथेसिस टेस्ट हुई, उसने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बाद उसके रिजल्ट आए, उसको फिर वो जो है ना नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार में पेश करेगा, ठीक है। इससे आगे एक काम और भी रह गया है। यह बात यहीं रिजल्ट पे आके ख़त्म नहीं होती। थ्योरी एंड लॉ, ये अभी आखिरी स्टेप रह गया। अच्छा, हाइपोथेसिस विच इज़ प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स बिकम्स अ थ्योरी। अच्छा, जो हाइपोथेसिस बेटा प्रूव हो गई, मतलब साइंटिस्ट ने उसको प्रूव कर दिया कि भाई ये हाइपोथेसिस ठीक है, परफेक्ट है, हमने इतने तजर्बे किए, वो फिर क्या करते हैं। अच्छा, कुछ थ्योरी है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, वो मैं आपको मुंह से बोल के बता देती हूँ, जो आपकी बुक पे लिखी हुई है उस पर यही लिखा हुआ है कि थ्योरी हाइपोथेसिस विच इज़ टेस्टेड अगेन एंड अगेन, एक्सपेरिमेंट्स अगेन एंड अगेन, साइंटिस्ट ट्राई टू फाल्सीफाई द हाइपोथेसिस। मतलब साइंटिस्ट, आपको पता है बेटा हर जगह जो है ना कंपटीशन है। अब अगर एक बंदा, एक साइंटिस्ट है ना, उसने कह दिया ना कि मैंने ये हाइपोथेसिस दी है, ये सही है, तो दूसरा साइंटिस्ट यकीनन उठ के आता है, वो कहता है नहीं भाई तुमने गलत कहा है, ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है। वो जो दूसरा आएगा ना वो उसकी बात को गलत साबित करने के लिए दोबारा जाएगा, एक्सपेरिमेंट करेगा। एक्सपेरिमेंट अगर वाकई गलत साबित हो गए तो वो जो है हाइपोथेसिस उधर ही खड़ी हो गई, नाकाम हो गई। लेकिन अगर वो दूसरा साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है और बात वाकई सच निकलती है, इट मीन्स द हाइपोथेसिस विच इज़ प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स बिकम्स अ थ्योरी। वो क्या बन जाती है, थ्योरी बन जाती है। हर फील्ड में हसद जेलसी हर जगह होता है, तो साइंटिस्ट भी इसी तरह आपस में एक दूसरे से जेलसी भी करते हैं, या वैसे भी एक दूसरे के काम को गलत साबित करना, या वैसे एक साइंस की बात है कि एक ने अगर कोई बात कह दी है दूसरा भी उस पर तहकीक करता है। इसको आप दोनों वे में ले सकते हैं, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। पॉजिटिव लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो साइंटिस्ट कोशिश करते हैं कि जो है ना किसी तरह एक्सपेरिमेंट करें और ये बात गलत साबित हो, लेकिन जो गलत साबित ना हो सके वो बन जाती है थ्योरी। इसकी एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक में, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें हम जो है ना डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का आपस में लिंक जाहिर करते हैं। ये भी पीछे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अच्छा, इसमें एक और डेफिनेशन इंपॉर्टेंट दी हुई थी, थ्योरी विच इज़ प्रूव्ड अगेन एंड अगेन बिकम्स अ लॉ। अच्छा, अब फिर वही चीज़ बेटा, ये बात समझिएगा कि साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, बार बार एक चीज़ को ट्राई कर रहे हैं, फाल्सीफाई करने की, गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तो वो साबित हो जाती है गलत तो वो चीज़ वहीं पे रुक गई, मतलब थ्योरी जो है आपकी गलत साबित हो गई, मीन्स कि आपका पीछे से सारा काम ख़त्म हो गया। लेकिन अगर वो थ्योरी स्टे कर गई है तो वो क्या बन गया, लॉ बन गया है। अब लॉ, फिर साइंटिफिक लॉ कैसे बनता है। साइंटिफिक लॉ इज़ ए यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। मतलब उस लॉ को भी फिर कोशिश करते हैं साइंटिस्ट के, इसको भी चैलेंज करते हैं, फिर उसके ऊपर जो है ना, जैसे आजकल के मौलवी फतवा लेके आ जाते हैं ना, एक उधर से एक उधर से एक उधर से, साइंटिस्ट भी ऐसे आ जाते हैं, भाई नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। लेकिन अगर वो लॉ स्टे कर जाता है देन वो क्या हो जाता है, एक साइंटिफिक लॉ बन जाता है। और लॉ तो फिर आपको पता है दुनिया इधर से उधर हो जाए उसे कोई नहीं हिला सकता। वो फिर किताबों में भी लिखा जाता है, उसको माना भी जाता है और उसको एस्पायर भी किया जाता है, एडमायर भी किया जाता है कि हाँ भाई वाकई किसी बंदे ने कोई काम किया है। इसकी एग्जांपल आपको दे रही हूँ, हार्डी वेनबर्ग्स लॉ एंड मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये दोनों बेटा जो है आप इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मेंडल के भी लॉ हैं, हार्डी वेनबर्ग का भी लॉ है, ये सारा आप आगे अपनी बायो के अंदर 9th में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। होप सो कि आपको जो है आज का लेक्चर मैं समझाने में कामयाब रही। फिर भी अगर कोई कमी कोताही, कोई मसला, किसी को कोई बात समझ नहीं आई, बच्चे होते हैं बाज़ बच्चे बहुत पॉजेसिव होते हैं, वो बुक की एक एक लाइन से मैच कर रहे होते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी इशू देन देयर इज़ ए कॉमेंट सेक्शन, प्लीज़ डू आस्क क्वेश्चन इन योर कॉमेंट सेक्शन, आई विल बी अवेलेबल एंड आई होप कि मैं आपको समझाने में कामयाब रही। नहीं भी रही तो कमेंट सेक्शन आपके पास ओपन है।
आप फ्रीली जो है आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, आप सबके जो भी क्यूरीज होंगी, जो भी होगा, मैं आपको उसको अलहदा से सॉल्व करके बताऊँ। ओके, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करते जाएं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं और बेल आइकन को प्रेस करते जाएं ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए, क्योंकि ये कोर्स तो जारी रहेगा, पूरी बुक जब तक हम ख़त्म नहीं कर लेते, ना सिर्फ बुक ख़त्म करेंगे, हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। मैं आपको प्रॉपर शॉर्ट क्वेश्चंस बना के दूँगी, MCQs बना के दूँगी, ईच एंड एवरीथिंग ये आपको उस वक्त मिलेगी जब आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे, लाइक करेंगे। ओके, स्टे कनेक्टेड स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। विशिंग योर बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।